आज हम लोग बल और गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। बल किसी कार्य को करने के लिए या हमें किसी वस्तु को खींचने के लिए या धकेलने के लिए बल लगाना पड़ता है। अगर हम एक लाइन में परिभाषा कहें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी निकाय की स्थिति परिवर्तित कर देता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी निकाय की स्थिति परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी निकाय की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अर्थात कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसको गतिमान बल के द्वारा किया जा सकता है, गतिमान है तो बल के द्वारा ही उसे स्थिर किया जा सकता है, उसे स्थिर किया जाता है। मतलब गतिमान वस्तु है, किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बना सकता है। फुटबॉल पड़ा हुआ है और आप फुटबॉल को पैर से धक्का देंगे तो वो गतिशील हो जाएगा, गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ियां रुक जाती हैं, गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ियां रुक जाती हैं। एक लाइन में कहें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी निकाय की स्थिति परिवर्तित कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। स्थिति परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है, बल कहलाता है। बल दो प्रकार के होते हैं, बल दो प्रकार के होते हैं। एक तो संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। एक तो संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल वे बल होते हैं जिनका जो परिणामी होता है, परिणामी बल शून्य होता है। जिसको किसी भी निकाय पर अगर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं और उनका परिणामी यानी नेट बल, उनका जो परिणामी बल है वो शून्य है, तो संतुलित बल कहा जाता है। संतुलित बल वे बल होते हैं उनका जो परिणामी होता है वो शून्य होता है। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हो और उनका परिणामी शून्य हो तो संतुलित बल कहते हैं। जब किसी निकाय पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हो, उनका जो परिणामी हो वो शून्य हो, तो हम उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे हम रस्साकसी का खेल देखा होगा। दो टीमें होती हैं, रस्से को बराबर बल से अपनी ओर खींचती हैं, बराबर बल से अपनी ओर खींचती हैं। तो अगर दोनों का परिणामी बल शून्य होगा तो वो टीमें जो है अपने स्थान पर स्थिर रहेंगी। अपने स्थान पर क्या रहेंगी? स्थिर रहेंगी। अर्थात उनका जो बल होगा वो संतुलित बल होगा। उनका जो बल होगा वो क्या होगा? संतुलित बल होगा। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं, असंतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल वह बल किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का जब परिणामी शून्य नहीं होता है तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं, तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तब उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल का क्या प्रभाव होता है? स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है, गतिशील वस्तु का वेग बढ़ा देता है, गतिशील वस्तु का वेग कम कर देता है, गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है। ये सब क्या है? असंतुलित बल के उदाहरण है। रस्साकसी का खेल हमने भी बताया था आपको। रस्साकसी के खेल में जब संतुलित बल होता है तो टीमें अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं और जब असंतुलित बल हो जाता है तो जिस टीम के द्वारा अधिक बल लगाया जाता है उधर की वाली टीम जीत जाती है। कहती है उधर वाले लोग पीछे चले जाते हैं और जिस टीम का बल कम होता है वो टीम आगे आ जाती है। तो ये असंतुलित बल के उदाहरण हुए। क्या हुए? असंतुलित बल के उदाहरण हुए। असंतुलित बल के उदाहरण हम पढ़ेंगे गति के नियम। क्या पढ़ेंगे? गति के नियम। तो गति के 3 नियम हैं। गति के क्या? 3 नियम हैं। जो पहला नियम है इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं।
न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको हम न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है, या न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है? जब किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। इस नियम को न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु क्या होती है? अपनी जब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है उसे उसका विरोध करती है, उसका विरोध करती है। यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ऐसा तो नहीं है, हम एक बार साइकिल चलाते हैं वो लगातार क्यों नहीं चलती रहती, या कोई वस्तु गतिमान है तो लगातार क्यों नहीं गतिमान रहती। तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो इसके एक घर्षण बल लगता है जो गति के विरोध में कार्य करता है, इसलिए जब हम बल लगाना बंद कर देते हैं तो हमारी साइकिल रुक जाती है। ठीक, अगर कोई घर्षण बल, कोई अन्य बल ना कार्य करे तो जो गतिमान वस्तु है वो गतिमान रहेगी, जो विरामावस्था में वस्तु है वो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अन्य बल न लगाया जाएगा। उस पर कोई बल न लगाया जाएगा तब तक वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। और जो ये वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। और ध्यान दीजिए, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वो उतनी ज्यादा उसमें बल लगाना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा, उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम न्यूटन के गति के जीवन में, दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के दैनिक जीवन में क्या उपयोग, कहां कहां पर हम इसको पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एक व्यक्ति बस में खड़ा है, अचानक बस चलेगी तो वो पीछे की ओर गिरेगा। आप सब ने देखा होगा, सब लोग लगभग बस पे बैठे होंगे, बस पर आप खड़े हो या बस, और अगर एकदम बस अगर चल पड़े तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। कारण क्या है हम आपको बताते हैं कि आपके जो पैर होते हैं वो बस की सतह से लगे हुए होते हैं। जब बस गतिमान होती, बस विरामावस्था में है, आपका शरीर विरामावस्था में, बस विरामावस्था में है तो आपका शरीर भी विरामावस्था में है। जैसे ही बस गति करती है आप, तो जब बस गतिमान होती है तो आपके जो पैर होते हैं वो बस की सतह से लगे होने के कारण तुरंत गति अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन आपका जो ऊपरी शरीर, ऊपरी हिस्सा है शरीर का, वो जड़त्व के नियम या न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार गति विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। भैया आप बस पर खड़े हुए हैं, एकदम बस चल दी है तो बस क्या थी? विरामावस्था में थी, आप भी विरामावस्था में थे। बस गतिमान हो गई, आपके पैर भाई उसकी सतह पर हैं, तो बस के गतिमान होने के साथ आपके पैर भी गतिमान हो गए। लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है, क्योंकि न्यूटन के गति का पहला नियम यही कहता है कि कोई गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। इसलिए हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। इसीलिए हम इसी का एक और एग्जाम्पल है कि आप चलती हुई बस में बैठे हैं, चलती हुई बस में बैठे हैं या खड़े हैं, जो भी, आप चलती हुई बस में बैठे हैं, आपकी जो बस है वो जा रही है स्पीड से, एकदम उसने, ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, जब ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ब्रेक लगती है तो क्या होता है? हम आगे की ओर झुक जाते हैं, झुक जाते नहीं, झुक जाते हैं, आप सबने देखा होगा। तो इसके पीछे भी न्यूटन की गति का पहला नियम है कि भाई बस गतिमान है, आपका शरीर गतिमान है, बस में ब्रेक लग गई तो बस क्या हो गई? विरामावस्था में आ गई। आपके पैर बस की सतह से लगे हैं तो पैर भी विरामावस्था में आ गए। लेकिन जो आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो गतिमान रहना चाहता है न्यूटन की गति के अनुसार, क्योंकि गतिमान है तब तक उस पर कोई वायु बल नहीं लगाएगा, तब तक वो गतिमान रहेगा, तो इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक।
और कई एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स की और बात कर लेता हूं। जैसे हमारे कपड़े में धूल लगी होती है, हम क्या करते हैं, धूल निकालने के लिए कपड़ों को कई बार झटकते हैं, झटकते नहीं झटकते, या पेड़ में फल तोड़ने के लिए हम डाली को हिलाते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। देखिए, जब आपके कपड़े में धूल लगी हुई है, कोई कंबल है, कोई साल है, उसमें धूल लगी हुई है, हम क्या करते हैं, धूल को साफ करने झटकते हैं। झटकने का मतलब है जब हम उस कपड़े को झटकते हैं तो वो कपड़ा क्या होता है, गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो उसमें धूल के कण होते हैं विरामावस्था में रहने का प्रयास करते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार या न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार वो विरामावस्था में रहेंगे, तो जब कपड़ा गति अवस्था में आ जाएगा उसके धूल कण विरामावस्था में तो नीचे गिर जाएंगे। यही पेड़ के फलों के साथ होता है, जब हम डाल को हिलाते हैं तो डाल तो गतिमान हो जाती है, लेकिन जिसमें जो फल लगे होते हैं वो विरामावस्था में रहने का प्रयास करते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, जड़त्व को पढ़ते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति अवस्था का में परिवर्तन का विरोध करता है या प्रतिरोध करता है। हमने अभी बताया गति का पहला नियम, तो यही उसीलिए इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है। कौन सा? वह गुण है जो उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति अवस्था एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात जितना ज्यादा भारी, जितना ज्यादा द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु को उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उसकी उतना ही ज्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। भाई आप कोई हल्की चीज को आपको, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कोई आपसे कहे कि साइकिल में हमारी धक्का लगा दो, तो बहुत आसान है। आपसे कोई कहे कार में लगा दो, तो अधिक बल आपको लगाना पड़ेगा। आप 3-4, साइकिल में तो अकेले धक्का लगा लेंगे, कार में आपको 2-3 लोग मिलकर धक्का लगा सकते हो। और आपसे कोई ट्रक में धक्का लगा या बस में धक्का लगा तो आपको बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। जब द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व अधिक होगा। जब जड़त्व अधिक होगा तो जड़त्व तो वह गुण है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। उसका जड़त्व क्या होगा? उतना अधिक। या कह दिया द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का अनुक्रमानुपाती है। द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं संवेग या मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? संवेग पढ़ेंगे या मोमेंटम पढ़ेंगे। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गति की जो कुल मात्रा है उसको हम संवेग कहते हैं। या कह दिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, P बराबर m भी होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो आप दूसरे तरीके परिभाषा कहें तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। या किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। उस वस्तु का संवेग कहते हैं। P बराबर mv, P बराबर m इंटू बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो 0 होगा। सिंपल है भाई। P बराबर mv होता है, v 0 हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा, वस्तु तो b 0 हो जाएगा। यानी द्रव्यमान अगर वेग 0 है तो संवेग 0 हो गया, वेग 0 तो संवेग 0। मात्रक की बात करें तो kg मीटर प्रति सेकंड होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड
होता है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम या न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के अनुक्रमानुपाती होती है। या इसको दूसरे तरीके से कहें तो देखो F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma, यही होता है। दूसरा नियम सिंपल है, अगर ये F बराबर ma, यह आपको पता है फोर्स है, बल है, यम आपको पता है द्रव्यमान है, ए आपको पता है त्वरण है। तो अगर इसके अनुसार अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के में बल की दिशा के में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सरल परिभाषा अगर बात करें तो किसी F बराबर ma अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर ma, F समानुपाती प्रोपोर्शनल टू ma, F प्रोपोर्शनल टू ma या F बराबर ma। फिर एक बार परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। न्यूटन में के गति के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको हम एक और नाम मिलते हैं, इसको एक और हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसी भी क्रिया के लिए उसके ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाप में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दिशा में एक दूसरे के विपरीत। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उदाहरण की बात करें तो सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना, नाव खेलना, नाव से उतरते समय नाव का पीछे बहुत से बंदूक की गोली निकलना, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले आप बात करते हैं
सड़क पर चलना, हम सड़क पर कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल्स दिया हुआ तो एक बार इसको समझ लें। देखिए जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं, तो हम अपने पैरों के द्वारा शरीर पर, जमीन पर, धरती पर बल लगाते हैं, जमीन भी हमारे पैरों पर बल लगाती है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नाव खेना। नाव क्या करता है, नाव आप लोगों ने बैठे होंगे तो पता होगा आपको कि नाव में क्या होता है, चापू होता है, जो उस पतवार जिसको बोलते हैं, उसको क्या करता है, पानी को पीछे ढकेलता है भाई। तो जब वो पतवार के द्वारा पानी को पीछे ढकेलते हैं, पानी को पीछे बल लगाती है नाव, तो पानी भी नाव पर आगे की ओर बल लगाता है और नाव आगे चलती रहती है, नाव आगे चलती है। नाव से उतरता, ध्यान देना, जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे चली जाती है। नाव क्या होती है, पीछे चली जाती है। इसीलिए कई बार क्या होता है, जो नाविक होते हैं वो नाव के किनारे कुछ ऐसा रखते हैं, बांधने के लिए रखते हैं, ताकि वो उसको बांध देते हैं, तब लोगों को उतरने देते हैं। या आप कभी भी नाव से उतरे होंगे तो जब आप नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे चली जाती है। इसका मतलब है जब हम नाव से उतरते हैं तो हम आगे की ओर बल लगाते हैं, पीछे की ओर बल लगाते हैं नाव पर, नाव उतना हमारे आगे की ओर हम पर बल आती है। बंदूक से गोली निकलना, बंदूक से गोली चलती है तो झटका लगता है, तो बंदूक गोली पर जितना बल आगे की लगाती है, गोली भी बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है, इसलिए झटका लगता है। आप लोगों ने जब गांव में देखा होगा, जो पानी जब कुएं से भरा जाता था तो किसी कारण से अगर कुएं की रस्सी टूट जाती थी तो हम पीछे की ओर गिर पड़ते थे। जब हम कुएं से पानी, बाल्टी से पानी खींचते हैं तो हम एक बल लगाते हैं बाल्टी पर ऊपर की ओर, बाल्टी भी हमारे पर उतना ही बल नीचे की ओर लगाती है। जब किसी कारण से रस्सी टूट जाती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये आपके गति के तीनों नियम हो गए, ध्यानपूर्वक समझेंगे और लगातार आपको वीडियो मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है भैया।